हे गाइस, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट करवाए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताई जाएगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है उससे अपनी कॉपी पे नोट बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इन वीडियोस की हेल्प से आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसे बिल्कुल भी मत मिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य को। आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य का नाम आया है तो इससे संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगर ये क्वेश्चन पूछ जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है ये भाषा के आधार पर कब किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है ये भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन है ये 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। ठीक है। और तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जब 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था तो उस समय आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी। तो उस समय आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल थी। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि 1956 तक आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी तो 1956 तक आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी करनूल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है ये हमारे भारत का दूसरा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अगर ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो तटरेखा की लंबाई है ये 974 किलोमीटर है और ये हमारे भारत का दूसरा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया कि ये भारत का दूसरा राज्य है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात भारत का सबसे पहला राज्य है जिसकी तटरेखा की जो लंबाई है ये सबसे अधिक है। गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई 1200 किलोमीटर है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 7वें स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से आंध्र प्रदेश पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है तो जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में 10वें स्थान पर आता है। अगला प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 5 राज्य कौन कौन से ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है उड़ीसा, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य है तेलंगाना, चौथा राज्य है कर्नाटक और 5वां राज्य है तमिलनाडु। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों की जो सीमा है ये आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है तो आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है। अगर ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं तो आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 13 जिले हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो शहर है ये आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वा भूषण हरिचंद।
विश्वभूषण हरिचंद जो है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 175 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 58 सीटें हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 सदनों वाली विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के सभी राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन विधान परिषद की जो सीटें हैं ना ये केवल हमारे भारत के 6 राज्यों में हैं। हमारे भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इन्हीं 6 राज्यों में से एक है आंध्र प्रदेश राज्य, जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब आपको इन 6 राज्यों के नाम भी मालूम होने चाहिए जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश ही है, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, तीसरा राज्य कर्नाटक है, चौथा राज्य महाराष्ट्र है, पांचवा राज्य बिहार है और छठा राज्य आपका है तेलंगाना। इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि इन 6 राज्यों में विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये अमरावती में ही स्थित है। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं जो आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट की स्थापना है ये कब की गई थी, तो आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट की स्थापना जो है ये 2019 में की गई थी और ये हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट है। हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है ये पूछा जाए तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी जो है ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया है कि अरमाकोंडा चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो अरमाकोंडा चोटी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और अरमाकोंडा चोटी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो अरमाकोंडा चोटी है ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाए कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अरमाकोंडा चोटी। अरमाकोंडा चोटी की ऊंचाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो अरमाकोंडा चोटी की ऊंचाई 1680 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कृष्णा और गोदावरी 2 प्रमुख नदियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे गोदावरी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है और राजकीय पक्षी कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है नीम का वृक्ष, जो फूल है वो है चमेली का फूल और जो पशु है वो है काला हिरण और जो पक्षी है वो है पैरट यानी कि जो तोता है ये आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी। जो कुचिपुड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आपको बताना जो कर्क रेखा है ये इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है।
सबसे पहले हम मैप में देखेंगे जो कर्क रेखा यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप मैप में देखें, ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही ना, ये है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? तो ये है कर्क रेखा। अब हम देखेंगे कि ये हमारे भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य है झारखंड, छठा राज्य है पश्चिम बंगाल, सातवां राज्य है त्रिपुरा और आठवां राज्य है मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है ये हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। अब इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। अब यहाँ पे झारखंड राज्य का नाम आया है तो इससे रिलेटेड भी जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि झारखंड को किस राज्य से अलग किया गया है। तो झारखंड को बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है। झारखंड को किस राज्य से अलग किया गया है? तो झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी और इसे हमारे भारत का 28वां राज्य बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 89,714 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 15वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड है ये पूरे भारत में 14वें स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। तो झारखंड राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? तो 5 राज्यों के साथ झारखंड राज्य की सीमा लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आप मैप में देखिए। पहला राज्य तो बिहार है, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़ है, चौथा राज्य उड़ीसा है और 5वां राज्य है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो झारखंड राज्य की जो सीमा है ये भारत के 5 राज्यों के साथ लगती है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है और झारखंड राज्य की राजधानी क्या है। तो रांची जो है ये झारखंड राज्य की राजधानी है और झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो रांची ही झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड राज्य में कुल कितने ज़िले हैं तो झारखंड राज्य में कुल 24 ज़िले हैं और वर्तमान में झारखंड राज्य के गवर्नर कौन है ये पूछा जाए तो रमेश बैस जो है ये वर्तमान में झारखंड के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में झारखंड के ये पूछा जाए तो हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं झारखंड राज्य में? तो लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 81 सीटें हैं। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है। तो झारखंड राज्य का जो हाई कोर्ट है ये रांची में ही स्थित है। झारखंड राज्य का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड राज्य का हाई कोर्ट जो है ये रांची में ही स्थित है। और वर्तमान में झारखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो डॉक्टर रवि रंजन जो है ये वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पारसनाथ चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो पारसनाथ चोटी ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। पारसनाथ चोटी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। और यहाँ पे पारसनाथ चोटी का नाम आया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो पारसनाथ चोटी है ये छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ चोटी की ऊंचाई 1382 मीटर है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पारसनाथ चोटी का नाम आ ही गया है तो इससे रिलेटेड एक हिस्ट्री का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि पारसनाथ चोटी पर ही जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, इन्होंने अपना शरीर त्यागा था।
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने अपना शरीर कहाँ पे त्यागा था, तो पारसनाथ चोटी पर ही त्यागा था। पारसनाथ चोटी ये झारखंड राज्य में कहाँ पे स्थित है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पारसनाथ चोटी ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ पे है, तो ये झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि पारसनाथ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यहीं पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो कि झारखंड राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी जो है ये दो प्रमुख नदियां हैं जो कि झारखंड राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे दामोदर नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि दामोदर नदी ये कहाँ से निकलती है, तो दामोदर नदी ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है साल का वृक्ष। फूल कौन सा है, तो पलाश जो है ये झारखंड का राजकीय फूल है। पशु कौन सा है, तो हाथी है। और पक्षी कौन सा है, तो कोयल जो है ये झारखंड राज्य का राजकीय बर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, तो हजारीबाग नेशनल पार्क जो है ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि हुंडरू जलप्रपात ये कहाँ पे स्थित है, यानी कि हुंडरू वाटरफॉल ये कहाँ पे स्थित है, तो हुंडरू वाटरफॉल जो है ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये पूछा जाए तो हुंडरू वाटरफॉल जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। किस नदी पे ये स्थित है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा है ये सबसे लंबी है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो गुजरात राज्य की ये जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है ना ये 1200 किलोमीटर है। कितनी है, तो 1200 किलोमीटर है। और भारत का जो दूसरा राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, जिसकी समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश राज्य की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है वो 974 किलोमीटर है। अब यहाँ पे गुजरात राज्य का नाम आया तो इससे संबंधित जनरल नॉलेज के सभी क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि गुजरात राज्य की जो समुद्री तटरेखा की लंबाई है ये सबसे अधिक है। कितनी है, तो 1200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कच्छ जिला ये कहाँ पे स्थित है, तो कच्छ जिला जो है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। कच्छ जिला ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। अब यहाँ पे कच्छ जिला का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो गुजरात का कच्छ जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है गुजरात का कच्छ जिला। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे ही पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माहे जिला। जो माहे जिला है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। माहे जिला ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो माहे जिला ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्थित है। माहे जिला ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है ना जिसका नाम है गुहार मोती, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, गुहार मोती, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है और ये कहाँ पे स्थित है, तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। अब यहाँ पे सबसे पश्चिमी बिंदु तो आपको पता लग गया भारत का कौन सा है, गुहार मोती। ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है ये कहाँ पे है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कीबीथू। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगर ये पूछा जाए जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये कहाँ पे स्थित है, तो कन्याकुमारी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, और भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि गुजरात राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो गुजरात राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 5वें स्थान पर आता है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो गुजरात है ये पूरे भारत में 9वें स्थान पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो गुजरात के साथ भारत के 3 राज्य की सीमा लगती है, और एक देश है पाकिस्तान, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ गुजरात राज्य की सीमा जो है ये स्पर्श होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो मैप में देखिए पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, जिसके साथ गुजरात राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ भी गुजरात राज्य की सीमा स्पर्श होती है। अगर ये पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की कितनी सीमा लगती है, तो पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की 506 किलोमीटर जो सीमा रेखा है ये स्पर्श होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की राजधानी क्या है, तो गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। जो गांधीनगर है ये गुजरात की राजधानी है। और गुजरात राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, तो गुजरात राज्य में कुल 33 ज़िले हैं। अगर ये पूछा जाए कि गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद जो शहर है ये गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अब यहाँ पे अहमदाबाद शहर का नाम आया है, तो अगर आपसे ये पूछा है कि अहमदाबाद शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो अहमदाबाद शहर ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि अहमदाबाद शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अहमदाबाद शहर में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में गुजरात राज्य के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है ये वर्तमान में गुजरात के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो विजय रूपाणी। विजय रूपाणी जो है ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, और यहाँ पे राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और विधानसभा की यहाँ पे 182 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि गुजरात का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात राज्य का हाई कोर्ट जो है ये अहमदाबाद शहर में ही स्थित है। गुजरात राज्य का जो हाई कोर्ट है ये अहमदाबाद शहर में स्थित है। और वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो विक्रम नाथ। विक्रम नाथ जो है ये वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए कि वो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो कि गुजरात राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और माही नदी जो हैं ये गुजरात की प्रमुख नदियां हैं जो कि गुजरात राज्य से होकर बहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और माही नदी जो हैं ये गुजरात की प्रमुख नदियां हैं। अब यहाँ पे नर्मदा नदी का नाम आया है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो नर्मदा नदी है ये अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
अगर ये पूछा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो वो थी गोदावरी नदी। लेकिन ये पूछा है कि अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा है कि गुजरात का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बरगद का वृक्ष है ये गुजरात का राजकीय वृक्ष है, और जो फूल है वो है गेंदे का फूल, और जो फल है वो है आम। अगला प्रश्न अगर आपसे ये पूछा है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पे स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर ये पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये किसकी प्रतिमा है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात राज्य में है। ये किस बांध पर स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो ये सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सरदार सरोवर बांध पर बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात राज्य में ही स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोतला ये किस राज्य में स्थित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं लोथल, धोलावीरा, रंगपुर और सुरकोतला जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे धोलावीरा का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि धोलावीरा से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो धोलावीरा से जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं। स्विमिंग पूल के जो साक्ष्य हैं ये धोलावीरा से मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे लोथल का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोथल से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगर ये पूछा है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो, तो प्लीज़ इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, तो इन 8 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। आप मैप में देखिए, पहला राज्य है उत्तराखंड जिसकी सीमा है ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है हरियाणा, चौथा है राजस्थान, पांचवा है मध्य प्रदेश, छठा है छत्तीसगढ़, सातवां है झारखंड, आठवां है बिहार। एक बार फिर से इन 8 राज्यों के नाम रिपीट कर रही हूँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, जिसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है ये स्पर्श होती है। और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। और एक देश है नेपाल जिसके साथ उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये लगती है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम आया तो इससे रिलेटेड भी जितने भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो सब आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में कौन से स्थान पर है, तो जो उत्तर प्रदेश है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 4थे स्थान पर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये हमारे भारत में पहले स्थान पर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है और ये जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है और यहाँ पे वर्तमान में कितने जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है और यहाँ पे वर्तमान में कितने जिले हैं, तो यहाँ पे वर्तमान में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, अब यहाँ पे लखनऊ का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये लखनऊ में ही स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं, मैंने अभी आपको बताया 75 जिले हैं। अगर ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है कानपुर। जो कानपुर शहर है ये उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के, तो योगी आदित्यनाथ जो है ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 31 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 403 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 100 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि हमारे भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो हमारे भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। हमारे भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदनों वाली विधानमंडल हैं। इन 6 राज्यों में विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। ठीक है, इन्हीं में से एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद की जो सीटें हैं ये सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी सीटें हैं ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट जो है ये स्थित है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलाहाबाद का जो नाम है ये बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है मुनीश्वर नाथ भंडारी। मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि वो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे गंगा नदी का नाम आया है तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वह है यमुना नदी। यमुना नदी जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यमुना नदी जो है ये गंगा नदी में कहाँ पे जाके मिलती है, तो यमुना नदी जो है ये गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके मिलती है। जो यमुना नदी है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष। अशोक का पेड़ जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। फूल कौन सा है तो वह पलाश, और पक्षी कौन सा है तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और पशु कौन सा है तो बारहसिंगा जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल थी उनका नाम है सरोजनी नायडू।
सरोजनी नायडू जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और यही हमारे भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये पूछा है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और यही हमारे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी तो वो सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री कब बनी थी तो 1963 में बनी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि समुद्र के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो आपको ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया ना, ये है हमारे भारत का वो हिस्सा जो कि समुद्र के साथ लगा हुआ है। अब हम देखेंगे कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये समुद्र के साथ लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम राज्य देखेंगे, तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है गुजरात जो कि समुद्र के साथ सटा हुआ है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य यहाँ पे है गोवा, चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा राज्य है केरल, छठा राज्य है तमिलनाडु, सातवां राज्य है आंध्र प्रदेश, आठवां राज्य है उड़ीसा, नौवां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो समुद्र के साथ हमारे भारत के कितने राज्य लगते हैं तो 9 राज्य लगते हैं। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो कि समुद्र के साथ लगते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी और चौथा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी समुद्र के साथ लगा हुआ है। तो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश जो है ये समुद्र के साथ लगते हैं तो 4 केंद्र शासित प्रदेश। तो टोटल कितने हो गए, 9 और 4 13। तो यहाँ पे पूछा गया है कि समुद्र के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। तो समुद्र के साथ भारत के कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं ये सटे हुए हैं। एक बार फिर से इन 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है गुजरात जो कि समुद्र के साथ लगता है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दादर और नगर हवेली और जो दमन और द्वीप था ये पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी और चौथा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में। सबसे अधिक वन हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं तो हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का नाम आया तो इससे रिलेटेड सभी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में कौन से स्थान पर आता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में दूसरे स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है ये भारत में 5वें स्थान पर आता है। जैसे कि आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो दूसरा राज्य है वो मध्य प्रदेश है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राजस्थान। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वह है गोवा। गोवा जो है ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने ज़िले हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल 52 ज़िले हैं।
अगर आपसे ये पूछ जाए कि मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है, तो मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के कुल 5 राज्यों के साथ लगती है। ये 5 राज्य कौन कौन से, इनके नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है गुजरात, चौथा राज्य है महाराष्ट्र और 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। एक बार फिर से इन 5 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लीजिएगा। रिपीट कर रही हूँ, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य है गुजरात, चौथा राज्य है महाराष्ट्र और 5वां राज्य है छत्तीसगढ़, जिसके साथ मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है ये लगती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो 52 जिले हैं। ठीक है, अगर ये पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो इंदौर। इंदौर जो शहर है ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अब यहाँ पे इंदौर शहर का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है, तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये इंदौर शहर में ही स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 11 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 230 सीटें हैं। अगर ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य का जो हाई कोर्ट है ये जबलपुर में स्थित है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब पता होना चाहिए कि वह प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नर्मदा नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी और सोन नदी जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख नदी हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे सोन नदी, चंबल नदी और बेतवा नदी का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि चंबल, बेतवा और सोन नदियाँ जो हैं ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंबल, बेतवा और सोन नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद का वृक्ष जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। और फूल कौन सा है, तो वह लिली का फूल। और पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि धुआंधार वाटरफॉल ये कहाँ पे स्थित है, तो धुआंधार वाटरफॉल जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर ये पूछा है कि धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर ये स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर ये पूछा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, तो पन्ना नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धूपगढ़ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे धूपगढ़ चोटी का नाम आया तो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये पूछ जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है धूपगढ़ चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय में। अब आपको पता नहीं चाहिए कि मेघालय के में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर ये पूछा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो लेह में। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। अब यहाँ पे मेघालय का नाम है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेघालय की स्थापना कब हुई थी। तो मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में कौन से स्थान पर है? तो मेघालय जो है ये एरिया के हिसाब से हमारे भारत में 22वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर। इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये हमारे भारत में 22वें स्थान पर ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि मेघालय राज्य की जो सीमा है ये हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो मेघालय की जो सीमा है ये हमारे भारत के केवल एक राज्य के साथ लगती है। इस राज्य का नाम क्या है? तो इस राज्य का नाम है असम। असम के साथ मेघालय राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है मेघालय और ये है असम राज्य जिसके साथ मेघालय की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। और एक देश है बांग्लादेश जिसके साथ मेघालय राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ रहा है कि मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। अगर ये पूछ रहा है मेघालय का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो शिलांग ही मेघालय का सबसे बड़ा शहर है। और मेघालय में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो मेघालय में वर्तमान में कुल 11 ज़िले हैं। अगर ये पूछ रहा है कि मेघालय के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है ये वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो कनरोड संगमा। कनरोड संगमा जो है ये वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये पूछा जाए कि मेघालय में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीट है। अगर ये पूछ लिया कि मेघालय का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो मेघालय राज्य का जो हाई कोर्ट है ये शिलांग में स्थित है। वर्तमान में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। तो विश्वनाथ सोमांडर। विश्वनाथ सोमांडर जो है ये वर्तमान में मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी मेघालय के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? आपको बताना है कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने राज्य स्पर्श होते हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये है भारत की स्थल सीमा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कि भारत के कितने राज्य भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा राज्य पंजाब, चौथा राज्य हिमाचल प्रदेश, पांचवा राज्य उत्तराखंड, छठा राज्य उत्तर प्रदेश, सातवां राज्य बिहार, आठवां राज्य सिक्किम, नौवां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 10वां राज्य है नागालैंड, 11वां राज्य है मणिपुर, 12वां राज्य है मिजोरम, 13वां राज्य है त्रिपुरा, 14वां राज्य है मेघालय, 15वां राज्य है असम और 16वां राज्य है पश्चिम बंगाल। तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कुल कितने राज्य लगते हैं? तो 16 राज्य लगते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 राज्य जो हैं ये भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। आई होप आपने इन 16 राज्यों के नाम नोट डाउन कर लिए होंगे। एक बार फिर से इन 16 राज्यों के नाम रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश, छठा है उत्तराखंड, सातवां है उत्तर प्रदेश, आठवां है बिहार, नौवां है सिक्किम, 10वां है अरुणाचल प्रदेश, 11वां है नागालैंड, 12वां है मणिपुर, 13वां है मिजोरम, 14वां है मेघालय, 15वां है असम और 16वां है पश्चिम बंगाल। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था, इससे अब राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला प्रश्न है,
भारत की तटीय सीमा भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्रशासित प्रदेश लगते हैं। तो भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के 9 राज्य लग रहे थे और कितने केंद्रशासित प्रदेश लग रहे थे? तो 4 केंद्रशासित प्रदेश लग रहे थे। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के 4 केंद्रशासित प्रदेश लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तटीय सीमा का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो द्वीप समूहों को मिलाकर देखा जाए तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुद्दुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप जो है, इन सभी को मिलाकर देखा जाए तो भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये पूछा है कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन में आपको दिखा रही हूँ ना, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। इसकी कुल लंबाई पूछा है कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई 6,100 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल प्रायद्वीपीय भारत की कुल लंबाई पूछा जाए तो 6,100 किलोमीटर है और द्वीप समूहों को मिलाकर तटीय सीमा की कुल लंबाई पूछा जाए तो 7,516 किलोमीटर है। ओके, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना कि भारत का वो हिस्सा जो कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। और ये 4 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनके नाम भी नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला केंद्रशासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। दूसरा केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तीसरा केंद्रशासित प्रदेश है पुद्दुचेरी और चौथा केंद्रशासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे केंद्रशासित प्रदेश का नाम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश थे। तो सबसे पहले हमारे भारत में कुल 7 केंद्रशासित प्रदेश थे। ठीक है, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को ही केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया था, तब हमारे भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की जो संख्या थी ये 9 हो गई थी। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो हमारे भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में हमारे भारत में 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो पहला केंद्रशासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, दूसरा केंद्रशासित प्रदेश है लद्दाख, तीसरा केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली, चौथा केंद्रशासित प्रदेश है चंडीगढ़, पांचवा केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप, छठा केंद्रशासित प्रदेश है पुद्दुचेरी और सातवां केंद्रशासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और 8वां केंद्रशासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप जो हैं ये पहले अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश कर दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की जो संख्या है ये 8 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते हैं? आपको बताना कि भारत के कितने यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगती हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगती हैं। तो हमारे भारत की 2 यूनियन टेरिटरीज यानी कि हमारे भारत के 2 केंद्रशासित प्रदेश ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगती हैं और ना ही ये भारत की तटीय सीमा के साथ लगती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये 2 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो पहला केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली और दूसरा केंद्रशासित प्रदेश है चंडीगढ़। इन दोनों की जो सीमा है ये ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं, तो हमारे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है तेलंगाना, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है झारखंड और 5वां राज्य है हरियाणा। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना ही भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं और ये ना ही भारत की तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं। इन 5 राज्यों के नाम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है तेलंगाना, चौथा राज्य है झारखंड और 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों की जो सीमा है ये ना ही स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में से दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य है जिसकी समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है ये सबसे अधिक है। कितनी है? तो 974 किलोमीटर है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो गुजरात राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप मैप में देख पा रहे होंगे जो त्रिपुरा है ये पश्चिम दिशा की तरफ से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये उत्तर दिशा की तरफ से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और ये दक्षिण दिशा की तरफ से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे त्रिपुरा का नाम आया तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 21 जनवरी 1972 को दिया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था तो उस समय त्रिपुरा की जो स्थापना है ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में की गई थी, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर है। त्रिपुरा पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 27वें नंबर पर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है, और जनसंख्या की दृष्टि से ये पूरे भारत में 22वें स्थान पर है। और त्रिपुरा की जो सीमा है ये हमारे भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है? तो त्रिपुरा की जो सीमा है ये केवल हमारे भारत के 2 राज्यों के साथ लगती है। ये 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला राज्य है असम और दूसरा राज्य है मिजोरम। इन 2 राज्यों के साथ त्रिपुरा राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। और एक देश है बांग्लादेश जिसके साथ त्रिपुरा की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और वर्तमान में त्रिपुरा में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में त्रिपुरा में कुल 8 ज़िले हैं। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो विप्लव कुमार देव जो हैं ये वर्तमान में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है, और विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं। और त्रिपुरा का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अगरतला में स्थित है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। अकील अब्दुल हामिद कुरैशी जो है ये वर्तमान में त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक को। कर्नाटक राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे कर्नाटक का नाम आया था, इससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी। तो कर्नाटक राज्य की जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कर्नाटक जो है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो कर्नाटक का जो क्षेत्रफल है ये 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 6ठे स्थान पर आता है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो कर्नाटक है ये 8वें स्थान पर आता है। अगर ये पूछा है कि कर्नाटक राज्य की जो सीमा है ये भारत के कितने राज्यों के साथ लगती हैं, तो कर्नाटक की जो सीमा है ये हमारे भारत के 6 राज्यों के साथ लगती हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं आप मैप में देखिए। पहला राज्य है तेलंगाना, दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है गोवा, चौथा राज्य है केरल, 5वां राज्य है तमिलनाडु, और 6ठा राज्य है आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों के साथ कर्नाटक की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। इन 6 राज्यों के नाम फिर से रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। अगर ये पूछा है कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगर ये पूछा जाए कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु शहर जो है ये कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे बेंगलुरु का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बेंगलुरु में ही स्थित है। अगर ये पूछा है कि बेंगलुरु शहर को और किस नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा है कि वर्तमान में कर्नाटक में कुल कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में कर्नाटक में कुल 31 ज़िले हैं। और वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर कौन है, तो थावर चंद गहलोत जो हैं ये वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर हैं। और बसवराज बोम्मे जो हैं ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये पूछा है कि कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं,
तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 12 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 224 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 75 सीटें हैं। तो कर्नाटक में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो जैसा कि मैंने भी आपको क्या बताया था कि हमारे भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें से एक कर्नाटक राज्य भी है। एक बार फिर से इन 6 राज्यों के नाम रिपीट कर रही हूँ जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे 2 सदनों वाली विधानमंडल है। यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इन 6 राज्यों के नाम एक बार फिर से रिपीट करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य है कर्नाटक, चौथा राज्य है तेलंगाना, पांचवा राज्य है महाराष्ट्र और छठा राज्य है बिहार। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कर्नाटक का हाई कोर्ट ये कहाँ पे स्थित है। तो कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है ये बेंगलुरु में ही स्थित है। और वर्तमान में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभय श्रीनिवास ओका जो हैं ये वर्तमान में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी प्रमुख नदियां कर्नाटक राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन करिए, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि कर्नाटक राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे कावेरी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कावेरी नदी ये कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है। किस पहाड़ी से ये निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से ये निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और कृष्णा नदी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो वह है चंदन का वृक्ष। और फूल कौन सा है? तो वह है कमल का फूल। पशु कौन सा है? हाथी। और पक्षी कौन सा है? तो इंडियन रोलर। और कर्नाटक की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो कन्नड़। अगर ये पूछा है कि कन्नड़ भाषा ये कहाँ पे बोली जाती है, तो ये कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। अगला प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा कि बांदीपुर नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शिव समुद्रम जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात और जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम वाटरफॉल, जोग वाटरफॉल और कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शिव समुद्रम वाटरफॉल ये किस नदी पे स्थित है, तो ये कावेरी नदी पे स्थित है। और जोग वाटरफॉल ये किस नदी पे स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। और नोट डाउन कर लीजिएगा, जो जोग वाटरफॉल है इसे गोर सप्पा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोर सप्पा वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है, जोग वाटरफॉल को, ठीक है। और कुंचिकल वाटरफॉल ये किस नदी पे स्थित है? तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है ये वराही नदी पे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे कुंचिकल वाटरफॉल का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए जो कुंचिकल वाटरफॉल है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर ये पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो वह है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति ये कहाँ पे स्थित है। तो गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि गोमतेश्वर बाहुबली की जो मूर्ति है ये कर्नाटक में कहाँ पे स्थित है, तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि बाहुबली ये किसके पुत्र थे। तो बाहुबली जो है ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उन्हीं के पुत्र थे। बाहुबली ये किसके पुत्र थे? तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है ना, ये है गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो आंध्र प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल 1,60,205 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 7वें स्थान पर आता है।
और दूसरा है गुजरात। गुजरात राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 5वें स्थान पर आता है। और तीसरा है कर्नाटक। कर्नाटक का जो क्षेत्रफल है ये 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 6ठे स्थान पर आता है। और चौथा है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का जो क्षेत्रफल है ये 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में 10वें स्थान पर आता है। तो यहाँ पे आपको बताना था कि किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य का। तमिलनाडु राज्य का जो क्षेत्रफल है ये सबसे कम है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो 10वें स्थान पर। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है। तो तमिलनाडु जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत में 6ठे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत में 6ठे स्थान पर आता है। और तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि तमिलनाडु के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो तमिलनाडु के साथ भारत के 3 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा तमिलनाडु के साथ स्पर्श होती है। तो ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है ये भी मालूम होना चाहिए। तो आप मैप में देखिए, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है कर्नाटक, तीसरा राज्य है केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जिसकी जो सीमा है ये तमिलनाडु राज्य के साथ लगती है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों की सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी जिसकी सीमा जो है ये तमिलनाडु राज्य के साथ स्पर्श होती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई ही तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा शहर है। और वर्तमान में तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान में तमिलनाडु में कुल 38 ज़िले हैं। और वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में तमिलनाडु के, तो एम.के. स्टैलिन। एम.के. स्टैलिन जो है ये वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और तमिलनाडु में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पे 18 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पे 234 सीटें हैं। और तमिलनाडु राज्य का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य का जो हाई कोर्ट है ये चेन्नई में स्थित है। और वर्तमान में तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी जो हैं ये वर्तमान में तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक ही हाई कोर्ट है और इस हाई कोर्ट का नाम है मद्रास हाई कोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमिलनाडु राज्य और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का एक हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट का नाम है मद्रास हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि वो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि तमिलनाडु राज्य से होकर बहती हैं। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, कावेरी नदी और अमरावती नदी जो है ये तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ हैं जो कि तमिलनाडु राज्य से होकर बहती हैं। तमिलनाडु का राजकीय खेल कौन सा है, तो कबड्डी जो है ये तमिलनाडु का राजकीय खेल है। और तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो नृत्य है तो ये तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि डोडा बेटा चोटी ये कहाँ पे स्थित है। तो डोडा बेटा चोटी जो है ये तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। डोडा बेटा चोटी ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब डोडा बेटा चोटी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए जो डोडा बेटा चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये पूछा जाए कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है डोडा बेटा चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और डोडा बेटा चोटी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो डोडा बेटा चोटी है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह है डोडा बेटा चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये पूछा जाए तो डोडा बेटा चोटी जो है ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह अन्नाई मुड़ी चोटी। अन्नाई मुड़ी चोटी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ही पूछे गए हैं।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तमिलनाडु राज्य का पहला नाम क्या था, तो पहले तमिलनाडु राज्य का नाम मद्रास था। तमिलनाडु को पहले मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। अगर ये पूछ लिया है कि मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया है, तो मद्रास राज्य का नाम बदलकर 14 जनवरी 1969 को तमिलनाडु रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मद्रास से इसका नाम बदलकर तमिलनाडु 14 जनवरी 1969 को रखा गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में ब्राह्मण राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर कौन सा राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे भारत में 12वें स्थान पर है। अब बिहार राज्य के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर ये पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से ये हमारे भारत में तीसरे स्थान पर आता है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की सीमा जो है ये कितने राज्यों के साथ लगती है। तो बिहार की जो सीमा है ये हमारे भारत के 3 राज्यों के साथ लगती है और एक देश है नेपाल जिसके साथ बिहार की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। ये 3 राज्य कौन कौन से, नोट डाउन कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार राज्य की जो सीमा है ये स्पर्श होती है। अगर ये पूछा जाए कि बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है पटना और बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा, ये पूछा जाए तो पटना ही बिहार का सबसे बड़ा शहर है। और बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। और वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान जो है ये वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। और वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं बिहार में, तो वर्तमान में लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, राज्यसभा की यहाँ पे 16 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 243 सीटें हैं और विधान परिषद की यहाँ पे 75 सीटें हैं। तो बिहार में भी क्या है, द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि हमारे भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। इन 6 राज्यों के नाम मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो हाई कोर्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार का हाई कोर्ट जो है ये पटना में स्थित है। और वर्तमान में बिहार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल। संजय करोल जो हैं ये वर्तमान में बिहार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो कि बिहार राज्य से होकर बहती हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, गंडक, घाघरा, कोसी नदी जो है ये बिहार राज्य से होकर बहती हैं। गंडक, घाघरा, गंगा और कोसी नदियाँ जो हैं ये बिहार राज्य से होकर बहती हैं। यहाँ पे कोसी नदी का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो पीपल का वृक्ष जो है ये बिहार का राजकीय वृक्ष है। फल कौन सा है, तो आम जो है ये बिहार का राजकीय फल है। और पक्षी कौन सा है, तो गौरैया जो है यानी कि जो स्पैरो है ये बिहार का राजकीय बर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे गौरैया का नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी कि विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजगिरी स्थल ये कहाँ पे है, तो राजगिरी स्थल जो है ये बिहार में है। यहाँ पे राजगिरी स्थल का नाम आया तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का नोट डाउन कर लीजिएगा कि राजगिरी स्थल में ही जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो महावीर स्वामी जी ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये राजगिरी स्थल में दिया था। और
महावीर स्वामी जी कौन थे? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बोध गया स्थल ये कहाँ पे स्थित है? तो बोध गया स्थल जो है ये बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया स्थल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया स्थल का नाम आया है तो इससे रिलेटेड एक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा कि बोध गया स्थल में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया स्थल में ही हुई थी। अगर ये पूछा है कि बोध गया स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है, तो बोध गया स्थल को यूनेस्को की सूची में 2002 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में ही स्थित है। अगर ये पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में कब रखा गया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।